नमस्कार साथियों हमारे देश के महान फ्रीडम फाइटर और विचारक राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने देश के किसानों का, उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड जताना चाहिए कि उन्होंने एक बार फिर सड़कों को सूना होने से बचा लिया। जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक भी किसान संगठन से बात किए बगैर 3 कृषि कानूनों को पास किया, उसके बाद किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें। लंबे समय तक जब उनके प्रदर्शन को अनदेखा किया गया तो किसानों ने 25 नवंबर से दिल्ली चलो का नारा दिया। हजारों की संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान दिल्ली की ओर चल पड़े, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का स्वागत वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और लाठियों से किया गया। किसानों को देश भर में मिलने वाले बेहद मजबूत समर्थन और किसानों के पक्के इरादे को देखकर सरकार को लगा कि अब शायद बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है और किसानों के साथ सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाया। लेकिन इस प्रोटेस्ट आंदोलन के या कहे कि प्रोटेस्ट मार्च के दौरान जो सबसे खास बात रही वो ये कि ये पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट, प्रोटेस्ट मार्च शांतिपूर्ण रहा। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीसफुल प्रोटेस्ट की इंपॉर्टेंस होती है। दोस्तों, दुनिया भर में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो फंडामेंटल आइडियल्स माने जाते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जनता की अधिक से अधिक भागीदारी, इन सभी को एस्टेब्लिश करने और पब्लिक डिस्कोर्स का एक मुख्य हिस्सा बनाने में कुछ पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस और फ्रीडम स्ट्रगल की विशेष भूमिका रही है। जैसे 1765 से 1783 तक चलने वाला अमेरिकन रेवोल्यूशन, 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1917 का रशियन रेवोल्यूशन और 20वीं सदी में एशिया और अफ्रीका के अलग अलग देशों में चलने वाले फ्रीडम स्ट्रगल। इन पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस और फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत वहां के नागरिकों द्वारा चलाए गए प्रोटेस्ट मूवमेंट से ही या प्रोटेस्ट मार्च से ही शुरू हुई थी। हमारे देश में भी देश की आजादी की प्राप्ति के लिए सैकड़ों की संख्या में पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च चलाए गए। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए 3 बड़े प्रोटेस्ट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सभी की इतनी बड़ी भागीदारी देश की आजादी को प्राप्त करने में रही कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और पीसफुल असेंबली के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत शामिल किया। दोस्तों, पूरे विश्व में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को ट्रैक करने वाली संस्था कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक पूरी दुनिया में लगभग 100 बड़े स्तर के एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट उभरे हैं। हाल ही में वर्ष 2020 में कुछ बहुत बड़े स्तर के प्रोटेस्ट, अमेरिका में चलने वाला ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट, थाईलैंड का एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, हांगकांग में चलने वाला प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट और बेलारूस में वहां चुनाव में की गई धांधली के खिलाफ होने वाला प्रोटेस्ट रहे। अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक अफ्रीकन अमेरिकन व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर द्वारा की गई गर्दन दबाकर हत्या के बाद चलने वाला ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट माना जा रहा है। इस प्रोटेस्ट की खास बात रही कि ये केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अलग अलग देशों में बहुत बड़े स्तर पर फैलता चला गया। वर्ष 2020 में होने वाले प्रोटेस्ट मार्च का एक स्पेशल एस्पेक्ट रहा कोविड-19 के प्रति गवर्नमेंट रेस्पॉन्सेस के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट मार्च। जैसे ही WHO ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को एक ग्लोबल पेंडेमिक, वैश्विक महामारी घोषित किया, तो विभिन्न देशों की सरकारों ने इस स्थिति से निपटने के लिए लॉकडाउन मेजर्स को एक इफेक्टिव मेजर के रूप में अपनाया। ये मेजर कुछ हद तक कोविड-19 के इन्फेक्शन को कम करने में तो कामयाब रहे, लेकिन समय गुजरने के साथ इन रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ, इन प्रतिबंधों के खिलाफ नागरिकों ने प्रोटेस्ट मार्च निकालने शुरू कर दिए। ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बर्लिन शहर की है और एंटी कोरोना वायरस प्रोटेस्ट की है। इन प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का ये कहना है कि इन प्रतिबंधों का प्रयोग विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कम करने और ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, लोगों की इस डर को पूरी तरह गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूएस आधारित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। इस रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी अंडर लॉकडाउन। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोविड-19 ने दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए एक संकट खड़ा कर दिया है। दुनिया भर के लगभग 80 देशों में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति पहले से खराब हुई है।
साथियों, हमारे देश में भी जून 2020 में जब 3 कृषि बिलों को अध्यादेश के रूप में लाया गया तो पंजाब और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और प्रशासन ने इन विरोध प्रदर्शनों को इस आधार पर रोका कि कोविड-19 को देखते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानकों को पूरा करना जरूरी है। ये बात सही है कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है और फिजिकल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जैसे मानकों को पूरा करना चाहिए, लेकिन सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस स्थिति का प्रयोग नागरिकों की आवाज दबाने के लिए न करें। साथियों, जहां देश में चलने वाली किसी भी गतिविधि, चाहे वो संसद द्वारा बनाया गया कानून हो या नागरिकों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोटेस्ट मार्च, इन सभी का क्रिटिकल एनालिसिस होना जरूरी है। वहीं ये बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि किसी भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च का बेहद ज्यादा महत्व है, क्योंकि इससे नागरिकों को अपनी नाराजगी अभिव्यक्त करने का मौका मिलता है। सरकारों का लाभ यह है कि वो नागरिकों की वास्तविक भावनाओं को समझ सकते हैं और इससे एक सुलह का रास्ता निकलता है, एक नेगोशिएशंस का रास्ता निकलता है, जबकि किसी भी ऑथोरिटेरियन तानाशाही स्टेट या सोसाइटी में इस प्रकार के रास्ते बंद होते हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन के दौरान ये कहा कि जो असहमति है, डिसेंट है, वो किसी भी लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व होता है और डिसेंट को अभिव्यक्त करने का सबसे मजबूत माध्यम है प्रोटेस्ट। इसलिए प्रशासन को इन प्रोटेस्ट से निपटते समय हमेशा इस सेफ्टी वॉल्व कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के ही डील करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप किसी विषय पर कोई इंफॉर्मेटिव, फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे लिख सकते हैं। अगर आप 3 कृषि कानूनों पर एक डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से ये 3 कृषि कानून भारत में कृषि क्षेत्र की कॉर्पोरेटाइजेशन की जमीन तैयार करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।